देखिए आज हम करेंगे सिलेक्शन फेज 10 का जो पेपर हुआ है सेकंड वाला, वो हम करेंगे। ग्रेजुएशन लेवल का ये पेपर चल रहा है। आपको पता है कि टोटल 6 पेपर हुए हैं, तो उनमें से ये दूसरा वाला है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बोल रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 99 थीटा प्लस cos के पावर 99 थीटा। देखिए इसको देखते ही आपको क्या लगाना है, आपको आंसर लगाना है 2। क्यों कि जैसे ही ये वाला फॉर्म होता है ना, ये क्या होता है, x प्लस 1/x का फॉर्म होता है बराबर 2। और जब भी आपको x प्लस 1/x बराबर अगर दिखे 2, तो आप क्या बोलेंगे कि x का वैल्यू होता है 1। और यहाँ से देखिए अगर 1 हो गया तो 1 के पावर आप कुछ भी कर लोगे तो वो 1 ही देगा। यहाँ भी 1 के पावर कुछ भी कर लोगे तो वो 1 ही देगा, तो बराबर 2 तो आपको हमेशा आएगा। ठीक है, यहाँ से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम थीटा का वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से देखिए आप थीटा बराबर क्या बोलोगे, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 होता है 1 और प्लस कॉसेक 90 भी होता है 1, तो 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, 1 यहाँ हो जाएगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा, 1 के पावर 99 कर लोगे, फिर से 1 के पावर 99 बोल रहा है, ये वैल्यू आपका 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में जैसे ही आपने देखा कि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है फिर से x के पावर समथिंग प्लस 1/x के पावर समथिंग, तो आप क्या करोगे, सीधा 2 मार्क करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, अ फैमिली सेव्स 30% ऑफ द टोटल इनकम एंड द सेविंग्स अमाउंट टू 600 लेस देन हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। बस यहीं से आपको देखिए इतना लिख लेना है, राइट। पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा फास्ट होने की कोशिश करना। सेविंग्स दिया हुआ 30%, अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया, एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली 70% हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है ना कि सेविंग जो है आपका 30%, वो इक्वल किसके है, बोल रहा है कि 600 लेस देन हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर। हाफ ऑफ एक्सपेंडिचर कितना होगा, 35%, राइट। इसमें से अगर आप 600 माइनस कर दोगे तो ये सेविंग के बराबर हो जाएगा। बस आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन हेल्थ फूड एंड एजुकेशन इन द रेशियो इतना इतना इतना, देन अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन एजुकेशन। देखिए बोल रहा है पहले कि आपको अमाउंट यहां से निकल जाएगा, एक्स वाले एक्सप्रेशन से आपका अमाउंट निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जितना जितना हुआ है वो आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ है। ये है आपका एजुकेशन वाला लास्ट पार्ट है ना, हेल्थ फूड एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन पे इतना हुआ है। चलिए पहले यहाँ से परसेंटेज आप निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू जो इसका इनकम है वो कितना है। देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 600 के बराबर हो जाएगा इधर, और ये चला जाएगा 5%। अब 5% का वैल्यू दिया हुआ 620 से अब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बनेगा, जो आपका इनकम है वो आपका निकल के आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब आपको पता है एक्सपेंडिचर कितना था, तो आप इसमें से अब इसमें इसका 70% निकालोगे तो ये हो जाएगा 8400 के बराबर। अब देखिए ये 8400 करस्पॉन्ड कर रहा है कितना, 358 और 14 करस्पॉन्ड कर रहा है इसको, यानी एक पार्ट का कितना आ गया, 600 के बराबर। तो आपसे क्या पूछ रहा था, 6 पार्ट का वैल्यू, क्योंकि आपको निकालना है कि एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, एक्सपेंडिचर है 6 पार्ट के बराबर, यानी कितना हो जाएगा 6 इंटू 600, जो कि होता है आपको 3600 के बराबर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये आसान सवाल है, आसान सवाल में आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, जो आपको प्रोसेस बोला जा रहा है बस उसको आप फॉलो करेंगे, क्योंकि इनमें ना ही आपको कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट लगता है, ना ही कुछ कैलकुलेशन है, राइट। तो जैसे जो बोल रहा है प्रोसेस, बस उसको प्रोसेस को फॉलो करिएगा तो निकल जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं आपका। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 1000 एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 इयर्स। बस इतना देखा अपने मान, क्योंकि आपको पता है कि 10% के लिए वैल्यू याद होना चाहिए, वो कितना होता है 33.1%। अब इसका 33% निकालोगे तो कितना होगा, 330 प्लस 1 331, यानी 1331। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 12 पर्सन इज इंक्रीज बाई 3.5 kg when one of them whose weight is 56 kg is replaced by a new man। देखिए बोल रहा है कि 12 लोगों का एवरेज कितना से बढ़ गया, 3.5 से बढ़ गया, यानी टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ। देखिए यहाँ से वैल्यू जो ऐड हो रहा है ना नया वाले आदमी के कारण, वो कितना हो रहा है 36 प्लस 6 यानी 42 के बराबर। ठीक है, अब 42 इंक्रीज हो रहा है, और ये पहले से आदमी था 56 का, यानी जो नया वाला पर्सन है ना वो कितना हो गया 56 प्लस 42 के बराबर, ये हो जाएगा आपका 98 kg। देखिए तो नया पर्सन आ रहा है वो 98 kg आ रहा है। देखिए समझना कोशिश करना इसको कैसे होता है। जैसे 12 आदमी का जो वेट है वो अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ 3.5 kg, अब ये 3.5 kg से इसलिए बढ़ रहा है ना क्योंकि वो जो नया वाला जो आदमी आ रहा है वो बहुत ज्यादा वेट लेकर के आ रहा है, जो पुराना वाला आदमी गया है। देखिए नंबर नहीं बदले इसमें, ठीक है, ये अगर नंबर बदलता तो ये प्रोसेस अलग हो जाता, लेकिन इसमें नंबर नहीं बदले, तो नंबर नहीं बदलता है तो केस आसान हो जाता है आपका, और फिर जितना से बढ़ रहा है उतना से घट रहा है वही केस हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोलता कि ये जो है डिक्रीज कर गया, ठीक है, तो हम क्या करते कि 12 इंटू 3.5 अगर डिक्रीज करिए जो कि 42 के बराबर होता है, यानी ये -42 लेके आया होता। इसका मतलब अगर आदमी 56 वाला रिप्लेस करता और -42 होता है, इसका मतलब जो नया आदमी आता वो 14 kg का होता, राइट। अगर ये बोला होता
कि एवरेज जो है 3.5 से घट गया है, घट जाता तो हम क्या करते इसमें माइनस करते 42, लेकिन ये बढ़ गया तो हम इसमें प्लस करेंगे, यानी नया वाला आदमी कितना लेके आ रहा है 98 केजी। वही अगर ये बोलता है कि 3.5 से घट गया है एवरेज, तो हम क्या करते, कि इसमें 56 में माइनस करते 42, और ये नया एवरेज नया आदमी का जो वेट होता है वो कितना होता है 14 केजी के बराबर। ठीक है, जब नंबर नहीं बदलते हैं तो आपको केस आसान होता है, ये डेविएशन से हो जाता है, ये भी जो मैंने निकाला वो डेविएशन ही है कि एवरेज से कितना ज्यादा लेकर के आया। ठीक है, समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, मोहन गॉट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस व्हेन ही बॉट अ बैग, ही सोल्ड इट फॉर 40% मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट। देखिए मार्क प्राइस को मान लो 100, अब ये 20% डिस्काउंट पे खरीदा, यानी इसका सीपी कितना हुआ 80 के बराबर, इसका 20% डिस्काउंट इसको मिला। अब ये बेच कितने पे रहा है, ही सोल्ड इट फॉर 40% मोर देन व्हाट ही पेड फॉर। अब इसका 40% आप बढ़ा लोगे तो ये हो जाएगा कितना 132 जोड़ोगे तो 112 हो जाएगा। अब देख बोल रहा है कि द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस। अब देखिए इसको प्रॉफिट तो हुआ, 32 का, लेकिन इसको बताना है आपको प्रॉफिट मार्क प्राइस के ऊपर, तो 12 का प्रॉफिट हो रहा है 100 के ऊपर, तो आप क्या बोलोगे 12% का प्रॉफिट हुआ। खाली ये टर्म समझना कि किस पे प्रॉफिट दे रहा है बस। तो मार्क प्राइस यहाँ पे दिया हुआ था 100, हालांकि इसका सीपी इतना है, अगर इसका रियल प्रॉफिट पूछता ना कि इसको फाइनली प्रॉफिट कितना हुआ, वो आप क्या बोलते 40% के बराबर, जो कि आपको दिया हुआ है कि 40% ज्यादा पे बेचा, यानी 40% का प्रॉफिट हुआ है इसको रियलिटी में, बट ये पूछ रहा है आपको कि मार्क प्राइस के ऊपर कितना का प्रॉफिट है, तो आप निकालोगे इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। सिर्फ एग्जाम में जो हल्के सवाल होते हैं ना उनमें आपको क्या करना होता है कि जैसे वो बोल रहा है बिल्कुल वैसे आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। देखिए दिया हुआ एक्स बराबर एक्स वाई बराबर 6 दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63 दिया हुआ है। अब देखो इस एक्सप्रेशन को देखने के बाद मुझे क्या लग रहा है कि हम इसमें से अगर एक्स वाई कॉमन कर ले, ठीक है, तो यहां बचेगा आपको एक्स और यहां बचेगा वाई। अब देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, अब यहां से फिर से देखो एक्स वाई को आप कॉमन कर सकते हो, राइट। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते आप, वैल्यू पुट कैसे करोगे जब दो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है और दो ही वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब क्या है ना कि वैल्यू फिक्स है। अगर यहाँ पे तीन वेरिएबल होते और दो एक्सप्रेशन दिए होते, राइट, तो हम क्या कहते हैं कि इसमें से एटलीस्ट एक तो वो है जो इसमें से फिक्स नहीं है, उसका हम कुछ भी वैल्यू जूम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो ही वेरिएबल्स हैं और दो ही एक्सप्रेशन है, तो आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो। तो आपको जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनमें से ही आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये पहले आपको क्लियर हो जाना कि हमें कैसे निकालना पड़ेगा आंसर, कि जो एक्सप्रेशन दिया गया है हम उसी का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि दो ही एक्सप्रेशन है और दो ही आपके वेरिएबल्स भी हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर करने के बाद आप क्या देखोगे, इसमें कॉमन कर लेना एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया तो क्या बच गया एक्स वाई प्लस 1। अब ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन इसको ध्यान रख लेना, क्योंकि अक्सर ये जो है होता है वो ऐसे ही रिपीट करता है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, इसमें से एक्स वाई कॉमन करोगे तो एक्स प्लस वाई मिल जाता है। इसलिए ये जो जो प्रैक्टिस कर चुका होता है ना उसको पता चल जाता है देखने के बाद ही। ठीक है, तो अभी इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। अब ये दिया हुआ 63 के बराबर, आपको एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ 6, अब यहाँ से रख दोगे 6 प्लस 1 7, यानी एक्स प्लस वाई इंटू 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 63 के बराबर, एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको मिल गया 9 के बराबर। अब क्या चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे, ये हो जाएगा आपका जो वैल्यू चाहिए के प्लस 2xy यानी 12 बराबर 81, यानी जो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था उसको मैं के यहाँ पे लिखा हूँ, वो आपको कितना मिल गया 69 के बराबर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी ऐसे कर सकते थे कि एक्स वाई और एक्स प्लस वाई को मैं अगर मान लेता के, तो 6 इंटू के प्लस के बराबर हो जाता आपका 63, यानी 7 के का वैल्यू हो जाता है 63, के का वैल्यू हो जाता है आपका 9, के क्या होता है एक्स प्लस वाई। बस लिखने के लिए आप चाहो तो थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो ये यहाँ पे यहीं पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आसान सा चीज है, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो डी आई है, बोल रहा है द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1000 बाय ए कंपनी ड्यूरिंग 5 इयर्स। 5 इयर्स में जितने भी शर्ट्स का मैन्युफैक्चर है वो दिया हुआ आपको डेटा। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट इन द ईयर 2015 एज कंपेयर टू 2014। तो देखिए 15 में कितना हुआ है, 20 हुआ है आपका मैन्युफैक्चर, 20,000 में जो भी नंबर दिया हुआ है, और फिर 14 में कितना हुआ है, 14 में हुआ था 28। अब देखिए डिक्रीमेंट तो है, डिक्रीमेंट है 8 का, कितने के ऊपर 14 से कंपेयर करना है तो 28 के ऊपर, 4 से डिवाइड करोगे 2/14 बनेगा। अब 2/14 क्या होता है 28.56%, तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा 57 होता है, अप्रॉक्स होता है तो 57 भी आप बोल सकते हो, ये हो गया आपका आंसर। आसान सवाल है, कुछ नहीं करना आपको। चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ होटल राशन इज अवेलेबल फॉर 148 पर्सन्स फॉर 51 डेज, इफ 37% लेफ्ट द होटल, देन फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग राशन लास्ट।
देखिए बोल रहा है कि 148% अगर राशन इस्तेमाल करता तो वो 51 डेज चलता है ना। अब बोल रहा है कि 37% जो है होटल छोड़ के चला गया। देखिए कितना बच गया, 37 माइनस करोगे तो 111 बच जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कितना दिन चलेगा, तो आप मान लो कि डी डेज चलेगा। अब इतना दिन का इस्तेमाल होगा। सिंपल सी बात है कि जैसे अगर ज्यादा नंबर ऑफ लोग इस्तेमाल करेंगे किसी लिमिटेड चीजों को तो वो कम दिन चलेगा, और ये यहाँ पे नंबर ऑफ अगर आदमी कम गया तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है, तो ये जो इस केस में भी फूड बराबर है और इस केस में भी फूड बराबर है। तो कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है कि दोनों केस में आपको फूड को बराबर कर देना है। इस केस में इतना फूड अवेलेबल है 148 इंटू 51 लोगों के लिए फूड अवेलेबल है। इस केस में कितना है 1111 इंटू डी डेज के लिए फूड अवेलेबल है। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आप दोनों को बराबर कर लोगे। अब यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ कुछ चीजें। अच्छा 111 देख के आपको याद होना चाहिए ये नंबर कितना होता है। जो मैं नंबर बताता हूँ ना उसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लेना। बस अब 2 बार भी अगर पूरे लाइफ टाइम अगर जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे, अगर उस पूरे प्रैक्टिस के दौरान अगर आप 2 बार भी देख लोगे ना तो वो नंबर फिर आपको याद आ जाते हैं। जैसे इस केस में 111 का मतलब क्या होता है 37/3 होता है ये नंबर। क्यों होता है, क्योंकि ये 90 प्लस देखना 21 के बराबर होता है। कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने से ऐसे नंबर्स आसान पड़ते हैं। ठीक है, आप तो एक तो पहले देख के आप घबराओगे नहीं किससे कैंसिल आउट होगा, कुछ सोचोगे नहीं ज्यादा, आपको पता चल जाएगा। ये होता है 90 प्लस 21 इसलिए 30 और प्लस 7 जाता है, तो ये 37/3 होता है। ये नंबर बस एक बार देख लो, एटलीस्ट पहले से देखा हुआ रहेगा, एक बार बतलाया हुआ रहेगा दिमाग को, यस ये नंबर मेरा देखा हुआ, तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, 158 इंटू 51 बराबर 111 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करोगे, ये नंबर हमको पता है 3 से डिविजिबल हो जाएगा 37 टाइम्स, और ये 3 से जाएगा तो 17 टाइम्स बनेगा। अब देखो इससे क्या कैंसिल आउट होगा, तो 120 और प्लस 28 दिख रहा है, तो 37 इंटू 4 आराम से चला जाएगा, क्योंकि 30 इंटू 4 करोगे 120 प्लस 7 इंटू 4 करोगे 28, यानी 148 के बराबर। ये हो जाएगा 17 इंटू 4। डी का वैल्यू कितना आ गया 68 डेज। आसान सा सवाल है, एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट देखा आपने 148 इंटू 51 करोगे इंटू 111 इंटू एक्स करोगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट कर लोगे तो आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। आसान सा सवाल है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर क्या बोल रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे ए बाई बी होता है बराबर सी बाई डी होता है, ये आपका प्रोपोर्शन हो गया। ए बाई बी को हम बोलते हैं रेशियो, सी बाई डी को बोलते हैं रेशियो। लेकिन जब दोनों रेशियो इक्वल हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये जो दोनों रेशियो है वो किस में है, वो प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है, राइट। यहाँ से देखना क्या होगा, जो डी का वैल्यू आपका बनेगा वो कितना बनेगा, बीसी इंटू बीसी अपॉन ए के वैल्यू के बराबर होता है, तो बीसी अपॉन ए, यही वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। बीसी अपॉन ए करेंगे हम तो कितना होगा, बीसी को मल्टीप्लाई करो तो 1/68 इंटू 1/1/150 डिवाइड करोगे ऐसे तो 1/1/72, 1/72 को डिवाइड करोगे तो 72 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे लिखोगे 1/72, 72 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे में आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करो। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 से करेंगे। 3 से देखो ये भी कट रहा है क्योंकि 150 प्लस 18 है, राइट। तो 3 से ये जाएगा तो कितना बचेगा, ये 50 और प्लस 6 56 बचेगा, और ये 3 से 50 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 9 से अब जाएगा ये तो 8 बचेगा। 4 से डिवाइड करो 2, 4 से डिवाइड करो 14, 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7, ये कितना हो गया 1/350 के बराबर। आसान सा सवाल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, पूरा सवाल ही पेपर ही लगता है आसान पूछा है इसमें। चलो 10 देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि शालिनी स्पेंड्स 60% ऑफ हर सैलरी, इफ हर सैलरी इज इंक्रीज बाय 40% हर एक्सपेंडिचर इज आल्सो इंक्रीज बाय 30%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन हर सेविंग्स। देखिए मान लिया उसका कि जो इनकम रहा होगा शालिनी का वो 100 है। ठीक है, तो वो 60% अपना सैलरी खर्च कर रही है, ये हो गया एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना है उसका 40% है। बोल रहा है कि उसका सैलरी बढ़ गया 30% से, सैलरी इंक्रीमेंट सैलरी में जो इंक्रीज हो वो 40% से इंक्रीज हो जाए, यानी 40 उसका सैलरी इंक्रीज कर गया। एक्सपेंडिचर बोल रहा है 30% से इंक्रीज हो गया, यानी ये 18 बढ़ गया, तो अब उसका सेविंग्स भी बढ़ जाएगा ना, क्योंकि 40 इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन 18 इसमें खर्चा हुआ, 22 तो उसका बच गया, यानी 22 का सेविंग और करेगी। पहले कितना सेविंग कर रही थी 40 का। ठीक है, ये परसेंट यहाँ से हटा दो, 100 माना था हमने। अब ये 22 का इंक्रीमेंट हो गया 40 के ऊपर, तो ये वैल्यू कितना हो गया 20 और प्लस 2 यानी 55। यही आपसे पूछ रखा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करना है एग्जाम में, जैसे ही आपने देखा 100 60 40 100 दिया हुआ, ये 40 से बढ़ गया था, अब देखोगे कि यहाँ कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया, यानी 22 सेविंग इंक्रीज हो जाएगा 40 के ऊपर। ये वैल्यू 20 प्लस 2 है, यानी 50% प्लस 5%, ये हो गया 55% बताओ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या दिया हुआ, फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको इसका फैक्टराइज निकालना है। अब देखिए इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का एक्सप्रेशन दिया हुआ है। x³ प्लस y³ प्लस z³
-3xyz का ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा एक्सप्रेशन दे रहा है। जैसे देखिए अब ये तीनों पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों पॉजिटिव में होना चाहिए। देखो पहले तीनों पॉजिटिव में कौन नहीं है, ये नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि x क्यूब किया गया है, तो अगर ये इसका आप क्यूब करोगे तो माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें तीनों वैल्यू क्या चाहिए था, पॉजिटिव में चाहिए था। अब हम देखेंगे इसमें कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कि -xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों पॉजिटिव में है, तो इधर जो है तीनों में नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो कौन कौन दिया हुआ है, ये गलत हो गया, इसमें तीनों पॉजिटिव है, ये भी गलत। अब या तो ये पॉसिबल है या ये पॉसिबल है। हम देख लेते हैं कि एक्स वाई के टर्म्स में क्या आएंगे। तो अब देखो एक्स वाई के टर्म्स में क्या होगा, 3xy और 3xy, यानी 3xy ही सही हो सकता है, 12xy गलत हो जाएगा। ये हो गया आपका लास्ट आंसर। तो देखें बेसिकली करना क्या है कि हम इलिमिनेट करके खत्म कर सकते हैं चीजों को, राइट। तो मैंने तीनों को वही किया, इलिमिनेट कर दिया। यहाँ मैंने देखा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों आपका एक्स क्यूब किया गया है और तीनों पॉजिटिव में, इसका मतलब जो वैल्यू रहा होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड वो आपका पॉजिटिव रहा होगा। अच्छा, मैं जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं मैं उनको लिख देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा याद रखने में। जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो सबसे ज्यादा एग्जाम में इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है एक्सप्रेशन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz बराबर 0 है। -3xyz अगर आपसे पूछा है, 0 नहीं, ये अगर आपसे पूछता है तो सबसे ज्यादा जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका ये एक्सप्रेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन इस्तेमाल होते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, प्लस यही एक्सप्रेशन जो है इसके बराबर भी होता है, वो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जो अभी आपको इस्तेमाल किया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही आपका पिछला क्वेश्चन में आपसे इस्तेमाल किया हुआ था। देखिए ये आपको इस्तेमाल किया गया था इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसका एक एक्सप्रेशन और होता है, सिलेक्शन में भी लिख देता हूँ। वो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे पहले मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होता है आपका तीसरा एक्सप्रेशन, इसको ऐसे कर लो। ये तीन एक्सप्रेशन होते हैं इस वैल्यू के बराबर, इसके बराबर तीन एक्सप्रेशन होते हैं। अब यहां से देखना आप क्या बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का वैल्यू के बराबर क्या होता है, वो क्या होता है, हाफ इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके वैल्यू के बराबर होता है ये। यहां से आप ये भी ध्यान में रख लेना, ये काम आता है कई कई बार, ठीक है। डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का वैल्यू होता है ये तीन एक्सप्रेशन के बराबर, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू इसके बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे इसको रिप्लेस करके हम ये लिखते हैं। हाफ यहाँ नीचे में आता है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम रहता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ठीक है, बोला डिटरमाइन द लार्जेस्ट एंगल इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना। देखिए ये 180 के बराबर होता है, तो 4 5 9 और 3 12, 12 करस्पॉन्ड कर रहा है 180 को, यानी एक पार्ट आपका हो गया 15 डिग्री के बराबर। आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ा 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 बचे 75 होगा, ये 75 डिग्री का आंसर हो गया। आसान सा वाला, कुछ ज्यादा नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है अनिल वर्क्स 3 टाइम फास्टर देन असरदीप, यानी क्या बोल रहा है बेसिकली एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, एफिशिएंसी हो गया अनिल इज टू संदीप, वो कितना है, अनिल वर्क्स 3 टाइम फास्टर देन संदीप, यानी 3:1 का, ठीक है। एफिशिएंसी आपको बतला दिया है। संदीप कैन कंप्लीट अ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज। अब संदीप कर रहा है 12 डेज में, राइट। 12 into 1 यानी 12 यूनिट का टोटल काम है। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेज इन अनिल एंड संदीप कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। देखिए 3 1 4 यूनिट, इसका दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा 12 यूनिट खत्म करना है, 4 डिवाइडेड बाय 12 करोगे ये बन जाएगा आपका 3 डेज के बराबर। ये हो गया आपका। आसान है, क्या करना है, पहले आपको एफिशिएंसी दे दिया है, आपको एफिशिएंसी दे दिया कि ये 3 गुना ज्यादा तेज है, यानी ये 1 यूनिट 1 दिन में करता है, तो ये 3 यूनिट 1 दिन में करता है। बोल रहा है कि संदीप इसको 12 दिन में खत्म करता है, वो 1 यूनिट करता था और 12 दिन लगे, इसका मतलब टोटल काम कितना है, वो 12 यूनिट के बराबर है, राइट। वो 12 यूनिट के बराबर था। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 3 यूनिट ये करेगा, 1 यूनिट ये करेगा, 4 यूनिट पर डे हो जाएगा, 12 यूनिट टोटल काम है, तो 4 से डिवाइड करोगे 12 में, तो आपको 3 डेज मिल जाएगा। आसान सा सवाल है, कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है AB इज अ chord of a circle with radius 5 unit and C is a point on circle such that angle ACB brought pi/2 यानी 90 डिग्री दिया हुआ है। What is the length of chord AB? देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा से समझना है इसको।
तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, मैंने बनाया ए बी कॉर्ड है, ये ए बी कॉर्ड है, तो बोल रहा है ए सी बी का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, ए सी बी, मैं इसको इस तरीके से बनाया, तो ए सी बी ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जब भी सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बनता है तो वो क्या होता है, वो डायमीटर ही होता है, डायमीटर ही आपके सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, चाहे वो किधर भी हो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या जैसे भी कर लो, जहां पे भी कर लो, वो अगर 90 डिग्री तभी बनेगा सर्कमफेरेंस पे जब वो डायमीटर से लेंथ पास करेगा, राइट, डायमीटर रहेगा वो। तो ये बेसिकली क्या हो गया, तो सीधा सीधा ये बतला रहा है कि ए बी जो है वो कॉर्ड नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड का क्या मतलब होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब होता है डायमीटर, तो ये हो गया आपका डायमीटर, राइट। तो क्या पूछ रहा है आपको, ए बी का लेंथ पूछ रहा है और आपको दिया हुआ था रेडियस 5, यानी ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5 × 2, क्योंकि ये हो गया डायमीटर। देखना ये तो हो गया आपका इस सवाल का आंसर। अब देखो मैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतलाता हूँ, इससे आपको बहुत सारे सवाल करने में मदद मिलेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं ध्यान में रखने पे फिर सवाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये ए सी बी एंगल दिया ना, अब ये 90 से अगर बड़ा वैल्यू दे देता, मैं इसको अगर बोलूं कि ये 120 डिग्री दे देता, तो अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा आपको, कि अगर कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड अगर ए बी है तो आप ए बी सी इधर लोगे या ए बी सी इधर लोगे, ठीक है। अब यहां भी ले सकते हो ए बी सी और यहां भी ले सकते हो, लेकिन अगर ये 120 डिग्री दे रखा है तो ये कैसा हो गया, अब इसका आपको नेचर देखना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल का नेचर कैसा हो गया। तो ये ट्राइंगल हो गया अब आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो होता है वो सर्कम सेंटर क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में सर्कम सेंटर जो होता है वो ट्राइंगल के बाहर होता है, ट्राइंगल के आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट। लैंग्वेज देख लेना, मैं ऐसे बस बता रहा हूं आपको, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल होता है, राइट। तो अब यहां से देखो, अब इस वाले केस में अगर इस तरीके से बनाओगे, अगर मान लिया आपने बोला कि सी मैं इस तरफ लूंगा, राइट, मैं इसको सी बोल रहा हूं, अगर आप बोलोगे कि सी यहां लेना है तो बोलोगे कि ए सी बी का वैल्यू 120 डिग्री। अब देखो इसको आपको फिर लेना पड़ेगा सेंटर अंदर में, तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये हो जाएगा गलत, यानी आपको 90 से बड़ा वैल्यू मिलेगा तो आपको ट्राइंगल को क्या करना है, छोटा रखना है, और सेंटर उसका जो होगा वो बाहर होगा। अब देखो अगर मैंने इस तरफ लिया, मैं इसको बोलूंगा 120 डिग्री, तो अब ये जो ट्राइंगल बना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना, और इसका सेंटर देखो आप बाहर बोलोगे क्योंकि बीच में सेंटर है। तो जब भी अगर 90 से बड़ा दिखे आपको, जब भी मान लीजिए यहाँ पे दिया होता है 135 डिग्री और एसीबी का बोलता है एंगल एसीबी का वैल्यू 135 है, तो आप कैसे बनाते फिगर, ए बी तो आप ऐसे ही रखोगे और ये बना दोगे आप एसीबी इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा 135। लेकिन अगर यही वैल्यू बोलता है 75 डिग्री के बराबर, तो हम क्या करते हैं, एसीबी इधर लेते, फिर हम एसीबी करते हैं, इसको बोलते 75, और सेंटर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल होता है, और जो भी सर्कम सेंटर होता है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में वो इनसाइड द ट्रायंगल होता है। अब देखिए इनसाइड द ट्रायंगल आ गया, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेगा तो हम इधर ले लेंगे 90 से कम में, और 90 से ज्यादा बोलेगा तो हम छोटा रखेंगे ट्रायंगल को, ठीक है, छोटा रखेंगे और उसका सेंटर बाहर रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा। इससे मैं बताऊं, इस पे हमेशा आपको सवाल दिख जाएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर निकालोगे टीसीएस का तो इस पे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे, और इसका इस्तेमाल करोगे तभी बनेगा, इधर करोगे तो कभी सवाल नहीं बनेगा, आपका गलत आंसर आते रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 15 नंबर, 16 नंबर में आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि सम क्या होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए 5 5 10 हो गया, 11 हो गया, 14 15 हो गया, 3 18, ये कट रहा है। 4 3 7 हो गया, 5 12 हो गया, 12 और 7 ये 19 के बराबर हो गया, यही हो गया आपका आंसर, ये डिविजिबल नहीं होगा। आगे देख सकते हैं आप 9 5 3 8 और 9 ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो 5 5 10 और 11 4 15 3 18 ये भी आपका 9 से डिविजिबल है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें भी देखो, जैसे अब दिया हुआ 9 5 4 3 7 6 इस तरीके से, तो आप क्या करना है ना कि 9 को कैंसिल आउट करते जाना, मतलब उसको पूरा जोड़ के मत ले जाना, जैसे 9 5 14 और 4 18 21 प्लस 28 34 ऐसे मत करना, राइट। इसको 9 से कैंसिल आउट करो, फिर 5 को 9 मिल रहा है, ये कैंसिल आउट कर दिया, 6 और 3 ये कैंसिल आउट कर दिया, सिर्फ आपको क्या करना है 7 बचने देना। अब 7 देखो 9 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं, तो ये वैल्यू नहीं होगा डिविजिबल, ठीक है। ऐसे करना, ये पूरा मत जोड़ के ले जाना 34 के बराबर। जो 9 दिख रहा है उसको हटा दिया, 5 4 दिख रहा था 9 हटा दिया, 9 हटा दिया, 6 3 हटा दिया, इस तरीके से, ठीक है, आसान पड़ेगा थोड़ा सा, कैलकुलेशन सॉर्ट करते जाना। चलिए आगे देखते हैं। पुलिस ऑफिसर सीज अ thief from 200 meters, the thief flies and the police officer pursues him।
मतलब पीछा कर रहा है उसका। द थीफ एंड द ऑफिसर आर बोथ रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट डिस्टेंस विल द ऑफिसर अप्रीहेंड द थीफ। अब देखिए पुलिस जो है वो ज्यादा तेज चल रहा है, 11 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है, चोर का है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि पकड़ तो लेगा ही पुलिस, तो हमको क्या करना है। अब देखिए स्पीड का रेशियो आपको पता चल गया, यह है 11:10 का, ऑफिसर और थीप का, राइट। ऑफिसर और थीप का रेशियो कितना है, 11:10 का। तो जो आपका जो रेशियो होता है स्पीड का, वही रेशियो होता है डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कितना चलेगा ऑफिसर और थीप, ये भी 11:10 ही चलेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब इन दोनों जो पकड़ा जाएगा, जब चोर पकड़ा जाएगा, तो उस समय तक जो रेशियो में दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ये मैं डिस्टेंस रेशियो बोल रहा हूँ, वो भी 11:10 का होगा। और ये कितना आपको, ये गैप कितना दे रखा है, वन गैप दे रखा है आपको 200 मीटर के बराबर। यानी 200 मीटर इन 10, यानी 2 किलोमीटर जब थीप चलेगा, तो यही आपका 2200 मीटर चल चुका होगा पुलिस। और 2200 मीटर चलने का क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच का जो 200 मीटर का जो गैप था वो खत्म हो चुका होगा। अब जो है पुलिस वो चोर को पकड़ चुका होगा। ठीक है, ये हो गया इसका समझने के लिए। एग्जाम में आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखा 10 और 11 दिया हुआ, यानी 11:10 का स्पीड है, डिस्टेंस भी चलेगा 11:10 का, और यही एक का आपको डिफरेंस दे रखा होगा 200 मीटर के बराबर। यानी आपका पुलिस कितना चलेगा, एक दिया हुआ था आपको 200 मीटर के बराबर, 11 चलना है तो वो 2.2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही फास्ट कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है। आपको समझ के रखना है बेसिकली कि चल क्या रहा है, और उसके बाद एग्जाम में कैसे शॉर्टकट देखना है। जैसे इसको पूरा नहीं पढ़ना है, एग्जाम में अगर मॉक में भी कर रहे हो तो इसको ऐसे पूरा बार बार पढ़ते मत रहो। अब जैसे देखा कि वही पुलिस और चोर वाला है, 200 मीटर आगे है और 10 और 11 दिया हुआ है, बस इतना ही देखना है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 11:10 का स्पीड है, यानी डिस्टेंस रेशियो लिखना नहीं, यही डिस्टेंस रेशियो भी हो जाएगा। और यही एक का गैप दिया हुआ 200 मीटर के बराबर। 11 आपसे पूछेगा, क्योंकि अधिकारी कितनी दूर पे छोड़ के पकड़ेगा, अधिकारी वाला ही पूछेगा आपसे। ये कितना हो जाएगा, 11 × 200 यानी 2200 मीटर, यानी 2.2 किलोमीटर। ठीक है, ये जल्दी से आपको कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, डिजॉनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 950 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम वेट। व्हाट इज हिज प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट। देखिए ये बोल रहा है कि 1000 किलोग्राम की जगह ये बेच रहा है 950 ग्राम ही देता है जो इसका ग्राहक है उसको। यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है इसको, इसको 50 का प्रॉफिट हो रहा है 950 के ऊपर। इस बात को अच्छे से समझ लेना। यहाँ से कितना बोलेगा, 1/19 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि होता है 5.3% के बराबर। से 5.23 के अप्रॉक्स जाता है ये, या 25 भी बोल सकते हो। तो आप यहाँ से 5.3 लगा सकते हैं। अब देखिए ये आपसे बार बार पूछेगा, जैसे ये बोलेगा कि एक केजी की जगह ये दिया 750 ग्राम, क्या करोगे, 250 ग्राम कम दिया 750 के ऊपर, यानी 1/3 का प्रॉफिट, यानी 33.33% का प्रॉफिट। फिर बोलेगा कि 1000 ग्राम की जगह, यानी 1 केजी की जगह ये दिया 650 ग्राम, कितना का प्रॉफिट होगा, तो 350 का प्रॉफिट होगा, कितने के ऊपर, 650 के ऊपर। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से बोलेगा फिर कि आपको 800 ग्राम ही दिया 1 किलो की जगह, तो वो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 का प्रॉफिट हो जाएगा, 200 ग्राम का 800 के ऊपर, यानी 1/4, यानी 25% का प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। फिर आपसे बोलेगा, मान लिए कि अब फिर इसको उल्टा करके पूछ सकता है कि बोलेगा कि उसको मान लिए आपको 25% का प्रॉफिट हुआ है। अगर बोलेगा कि 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको बताना है कि कितना कम उसने 1 केजी की जगह बजाय कितना कम दिया। तो फिर इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आपको लगाना पड़ेगा PSR। मैं थोड़ा सा उसका भी डिस्कशन यहाँ पे कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा ज्यादा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ तो ठीक है, आपको बोला होता मान लीजिए कि 700 ग्राम इस्तेमाल किया 1000 की जगह, तो आप कहते हैं कि 300 ग्राम का प्रॉफिट हुआ 700 के ऊपर, यानी 3/7 का प्रॉफिट हुआ, जो कि आप बोलते हैं 42.84% के अराउंड, 42.84% के अराउंड प्रॉफिट हुआ। ठीक है, लेकिन अब क्या उसमें अगर वो दे रखा होगा, मान लीजिए आपको कि उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है मान लीजिए 25% के बराबर। और तो तब आपको बतलाना है कि वो 1 केजी की जगह कितना उसने ग्राहक को दिया। इसको कैसे करोगे, इसको हम करेंगे PSR के मेथड से, कि अगर उसका प्रॉफिट 1/4 है, इसका मतलब उसने तौला होगा -1/5। मैं आपको कभी पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप वैसे बेसिक्स तो समझते जाओ कि जैसे अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है +1/4 का उसको प्रॉफिट हुआ है, वो -1/5 दिया होगा, यानी 5 करस्पॉन्ड करेगा 1000 ग्राम को, यानी -1/5 का वैल्यू 200 ग्राम होगा, और ये 800 ग्राम दिया होगा। फिर से अगर बोला होता कि यहाँ पे प्रॉफिट उसका +1/3 का हुआ है, इसका मतलब उसने कितना कम दिया होता, -1/4 दिया होता, यानी आपको 250 ग्राम कम दिया होता। 1000/4 करोगे 250 ग्राम, यानी 750 ग्राम ही दिया होता, 250 ग्राम कम दिया होता। ठीक है, मान लिया आपको प्रॉफिट बोल दिया होता कि 2/5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसने कितना कम तोला होता, 2/7 कम तोला होता। ठीक है, इस तरीके से आप PSR का इस्तेमाल कर सकते हो निकालने के लिए। परसेंटेज भी दिया हो रहेगा, तभी नहीं परसेंटेज दिया हो रहेगा डायरेक्ट आपको देखो इस तरीके से
मान लिए उसने 700 ग्राम ही दिया, तो अब क्या बोलोगे कि 300 ग्राम का प्रॉफिट होगा 700 ग्राम के ऊपर, ये 3/7 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आसान है, और बाकी हम कभी पीएसआर का चर्चा करेंगे तो उसमें हम डिटेल से देखेंगे इसमें कि पीएसआर का इस्तेमाल एक्चुअली में होता कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर दिया हुआ -1 का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इस केस में क्या कर सकते हो आप, या तो एक्सप्रेशन बदल लो, नहीं तो इस केस में जब एक्सप्रेशन आपको मालूम नहीं, जैसे अब इसको देख करके मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको मॉडिफाइड करके रखा हुआ, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब साइन और कॉस और tan देखे तो 45 आप चुपचाप पुट कर दो, बाकी ऑप्शन मैच करेंगे, फिर हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं, फिर 30/60 पे जाएंगे। अब यहाँ पे 45 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, √2 1/√2 1 हो जाएगा प्लस 1/√2। ठीक है, 1/√2 प्लस 1/√2 होगा √2, इसको स्क्वायर करोगे तो 2 मिलेगा, 2 - 1 यानी 1 वैल्यू चाहिए हमको। देखो कौन सा दे रहा, ये नहीं दे रहा, √2 दे रहा है, ये तो ये 2 दे रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी √2 दे रहा तो ये भी नहीं होगा, ये 1 दे रहा 45 पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको अगर चेंज करके करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा ये, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और आपको प्लस भी करना है cos थीटा से ही, तो ये बन जाएगा बेसिकली क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अगर एलसीएम ले लेंगे हम इसका, cos थीटा एलसीएम ले लें तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा, यानी sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर करना है, -1 sec स्क्वायर थीटा -1 को क्या बोलते हैं, tan स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इस केस में आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यही केस में हमको अगर कुछ वैल्यू अगर पता होता ना इसके बराबर, तो हम डायरेक्ट वैल्यू जो हमें याद होता है हम उससे करते। मैं दिखाऊंगा और भी मैं वीडियो लाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री का कि आपको कैसे मॉडिफाई करके वैल्यू याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तब तक। देखिए ये 90 नंबर का सवाल आ गया। देखिए क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मार्क्स स्कोर ग्राफ हैव शोन इन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी आर शोन इज ग्राफ। आपको मार्क्स दिया हुआ है साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ई। सी का देखिए टोटल मार्क्स कितना है, 80 90 170 240, और इसका कितना हो गया, ई का 60 50 110 और 70 180, यानी 60 का डिफरेंस आ गया, 60 मार्क्स। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट, बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 12%, सी पेड इतना, देन हाउ मच डिड ए पे फॉर इट। देखो इस केस में क्या है कि 100 लेके आप चल सकते हो। मैंने 100 ले लिया, ये आर्टिकल मान लिए कि ये 100 में खरीदा था, ये जो है वो 100 में खरीदा था। बी को बेचेगा 25% पे, यानी बी का सीपी कितना हो जाएगा 125। बी सोल्ड करेगा सी को एट अ लॉस ऑफ 12%। अब इसको 12% घटाओगे तो कितना मिलेगा, 12.5 इंटू 2.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 15 के बराबर, यानी आपको 15 माइनस करना पड़ेगा, यानी सी का जो प्राइस होगा वो 1110 होगा। ए का प्राइस था 100, डी का प्राइस हो गया 125, सी का प्राइस हो गया 1110। अब यही दिया हुआ कि सी पेड इतना, यानी 1110 करस्पॉन्ड कर रहा है 1650 के बराबर। देखो एक पार्ट कितना निकल के आ गया 15, यानी आपका ए कितना खरीदा था, ए 100 में खरीदा था, यानी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ए का जो सीपी आ गया वो हो गया 1500 के बराबर। यही करना है आपको एग्जाम में, 100 लेके चलना है। ठीक है, मैं को फिर से बताता हूँ कैसे करना था। वापस हो गया, चलिए देखिए कैसे करना था एग्जैक्टली। देखो 100 मान के चलोगे तो आसानी से निकल जाएगा, परसेंटेज तो बढ़ाना है। जैसे अगर मान लिए इसको 100 ले लिया, 100 से बोलेंगे ए मान लिया 100 में खरीदा था, बी को बेचा 25% का प्रॉफिट पे, यानी 125 पे बेचा। बोलेगा बी सोल्ड सी को बेचा 12% का लॉस पे, इसका 12% माइनस कर दोगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 10% 12.5 होगा, 1% 1.25 इंटू 2 करोगे क्योंकि 2% चाहिए हमें, तो 2.5 हो जाएगा, और 10 प्लस 2 यानी 12.5 प्लस 2.5 यानी ये हो जाएगा 15 -15, यानी इसको देगा ये 110 के ऊपर। यही वैल्यू आपको दिया हुआ था, फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई निकाल लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इस वाले वैल्यू का ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, अब देखो स्क्वायर करना है, राइट, हमें थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, या फिर ए माइनस बी या माइनस सी रहता कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हमें सब में मिलेगा। तो हम इतना वैल्यू को नहीं देखेंगे, ठीक है, हम ऑप्शन चेक करेंगे और इतना वैल्यू को तो हम देखेंगे नहीं। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम इतना वैल्यू को देखेंगे कौन ये वैल्यू मैच करवा रहा है। अब देखो -40x कौन देगा, और ये क्या होता है प्लस 2 इंटू, अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो क्या मिलता है 2 इंटू एक्स बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट, ये मिलता है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये मिलता है हमें। ठीक है, अब यहाँ बताया ये मिलता है। अब देखो 2 इंटू एक्स बाई कौन देगा, देखो 4 और 5 यानी -20x देगा, और 2 से मल्टीप्लाई करो -40x ये दे रहा है। अब ये देखो ये क्या दे रहा है 20x ये भी देगा, 20x और 2 40x ये भी देगा। अब ये देखो ये क्या देगा 4 और 5 -20 और यहाँ से फिर कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट,
ये आपको 40xy नहीं देगा, और इसी कारण ये भी नहीं देगा। 20xy तो यही मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, फिर xy आपको यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर का किस बनेगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब ये देखो आगे हम देखते हैं ये दोनों में से कौन बचेगा। देखो 24 बाई जेड कौन देगा, बाई जेड देना है, 24 देना है, और ये प्लस में देना है, तो ये तो माइनस में देगा, ये गलत हो गया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके ऐसे सवालों को कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन अ कंपनी द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इज 20,000, द एवरेज सैलरी ऑफ ग्रुप ए एम्प्लॉयज इज 32,000, while the average salary of group B employees is 18,000. What is the number of employees in group A? There are 72 employees in group B. देखिए सिंपल सी बात बोल रहा है, दो एवरेज जब भी आपको दिए हो, यहाँ एवरेज और यहाँ भी एवरेज दिया हुआ है, अब क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो आप निकाल सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ठीक है, तो हम वही करेंगे। आपको दिया हुआ है ए का एवरेज दिया हुआ था 32,000, और बी का एवरेज दिया हुआ आपको 18,000, और टोटल दिया हुआ 20,000। अब यहाँ से देखो आप नंबर निकाल लोगे, और ए का वैल्यू भी आपको दिया हुआ 72 का बराबर। ठीक है, अब यहाँ से देखो रेशियो निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना, ये ए का 32 था, और बी का दिया हुआ कितना आपको, बी का 18,000, और बी में बोल रहा है 72, यहाँ ये 72 नहीं होगा, ये 72 दिया हुआ आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12 के बराबर, यानी 1:6 एम्प्लॉय है इसमें, यानी 6 अगर एम्प्लॉय इसमें है तो एक एम्प्लॉय इसमें होगा, एक पार्ट, तो 6 करस्पॉन्ड कर रहा है आपका 72 के बराबर, यानी मल्टीप्लाई हो गया आपका 12, यानी जो आपका ग्रुप ए में एम्प्लॉय है, ए में एम्प्लॉय कितना होगा, वो 12 पीपल होंगे। ये हो जाएगा आपका। अच्छा, सिंपल सा एलिगेशन लगाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया हुआ है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट सी इन 2016 एंड द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट बी इन 2019। तो 2016 में आपको सी का प्रोडक्शन चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा 40, और ये बीच में दिया हुआ यानी 45 हो जाएगा इसका। ठीक है, और 19 के बी में दिया हुआ कितना 19, ये हो गया आपका 19, और बी में कितना दिया हुआ है, ये हो जाएगा 55 के बराबर, यानी 10, और ये वैल्यूज आपको दिया हुआ था, वैल्यूज इन लाख टन में दिया हुआ, यानी 10 लाख टन का आंसर हो जाएगा आपका, 10 लाख। ये हो जाएगा 10,000 गलत हो गया, 1 लाख 6 डिजिट है ना, 6 डिजिट में 1 लाख होते हैं, तो ये गलत हो गया, 15 तो हो नहीं सकता, यानी यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कोनिकल वेसल हैज रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इज। देखिए बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको, कर्व सरफेस एरिया यानी पाई आर एल दिया हुआ है। अब यहाँ से बोलोगे क्या एल का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि पाई कैंसिल आउट कर लोगे, R4 दिया हुआ है, कैंसिल आउट करोगे 5 बच जाएगा, एल का वैल्यू 5 हो गया। अब देखो ये होता है बेसिकली कोन में इस तरीके से बन जाता है, तो ये होता है आपका एल, ये होता है आर, और ये होता है एच। अब ये वैल्यू दिया हुआ है 5, आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4, तो एच का वैल्यू कितना निकल के आ गया 3 सेंटीमीटर का। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो 1/3 पाई लगाओगे, आर स्क्वायर एच करोगे, तो आर स्क्वायर 16, एच करोगे 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 16 पाई के बराबर। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लास्ट सवाल आपका, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कोप्राइम्स क्या होता है, जिनके बीच कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट, नो कॉमन फैक्टर। देखो किसके बीच एक 31 × 3 यही तो होता है, तो ये गलत हो गया। ये देखो इनके बीच 7 का मल्टीपल आ रहा है, ये भी गलत हो गया। 25 31 ये सही है, इनके बीच कोई भी मल्टीपल नहीं होगा। अब 32 इसके बीच देखिए 2 मल्टीपल आ रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये भी गलत हो। ये हो गया आपका आंसर। चलिए तो देखिए ये था आपका जो सेकंड वाला पेपर है, और मैं कोशिश करूंगा कि थर्ड वाला पेपर भी मैं आज ही अपलोड कर दूं आपको। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।